हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति यानी कि हिस्ट्री का लेसन 2 का एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर, रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे, यानी व्हाट वेयर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑन रशियन बिफोर 1905। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रूस की क्रांति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण बताइए, ठीक है ना। तो वही है कि दी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना, वाज एज फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ का जो सोशल स्टेटस था कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी करता था। रूसी साम्राज्य का लगभग 80% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। किसान प्रायः सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। उद्योग में ज़्यादातर निजी हाथों में थे। रूस का समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग। अधिकांश श्रमिक रोजगार प्राप्त करने हेतु शहर चले जाते थे। मजदूर के रूप में उन्हें महिलाओं की संख्या करीब 1/3 होती थी, परंतु उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं प्राप्त होता था या पुरुषों से कम वेतन प्राप्त होता था, ठीक है। तो वही है सोशल स्टेटस इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है ना। लार्ज पार्ट ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग। 80% पीपल ऑफ द रशियन एम्पायर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर livelihoods. The present of the peasants often did not respect feudal and nawab, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वेयर वेरी लेस, ठीक है। एसटी, ये जो आपका 2 सिटी थे, पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वेयर द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया, यही 2 इंडस्ट्रियल एरिया थे, ठीक है ना। मोस्टली इन प्रोवाइड हैंड, निजी हाथों में ये थे। द सोसाइटी ऑफ रशियन वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो वही है अपर, मिडिल एंड, जो अपर है मिडिल क्लास है और लास्ट में सर्वहारा यानी कि पोर्टेटियंस। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स यूज गो टू सिटी get employment. The number of women as labor was close to 1/3, but they were paid less than men. इनकी हम लोग आर्थिक स्थिति जानते हैं। रूस पहले से भी आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश था। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। अधिकांश किसानों को सामंतों की भूमि पर बेगार करना पड़ता था। रूस के औद्योगिकीकरण देर से प्रचलित हुआ। विदेशी पूंजी जो निवेशक थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई, तो मजदूरों की स्थिति के सुधार की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने पर बल दिया, इसलिए रूसी श्रमिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वास्तव में रूस में बहुसंख्यक जनता भूख से परेशान थी। जनता की दरिद्रता, भूखमरी ने 1905 की क्रांति का वातावरण तैयार किया। इकोनॉमिक कंडीशंस, रशियन वाज इकोनॉमिकल बैकवर्ड कंट्री. Most of the populations here depended on the agriculture for their livelihoods, but the west states were occupied by feudalism, ठीक है ना, the monarchy and the Orthodox Church. Most present had to force labor of feudal land. ये कुछ गड़बड़ हो गया है बेटा, इसमें देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल कम टू वेज ऑफ रशियन फेडरल कैपिटल्स ऑल्सो इंटरेस्टेड मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वर्क्स सिचुएशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ रशियन वाज एक्सट्रीमली, ठीक है ना। द फैट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल ट्रिब्यूट बाई हंगर. The property had servant of the people create the atmosphere of revolution in Russia. ठीक है, देख लीजिएगा, सही है।
ओके। नेक्स्ट है जो पॉलिटिकल कंडीशन है, राजनीतिक स्थिति है। उस समय रूस में रोमनोव वंश के शासक निकोलस द्वितीय का शासन था। ये निरंकुश शासक थे, तो अधिकांश जनता पर एक कठोर आचरण और अत्याचार करते थे। इनकी पत्नी जर्मन मूल की, जिसका नाम था अलेक्सांद्रा, और इनके घटिया सलाहकार थे। खास तौर से रासपुतिन नामक ढोंगी साधु ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। साथ में रूसी जनता प्रगतिशील पाश्चात्य विचार से प्रभावित विचारक और लेखकों से प्रभावित हो गई। इसी बीच कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई। सॉरी, इसको बदलिए, ये 1903, नो गलत हो गया, 1903 में दो गुट यानी बोल्शेविक और मोन्शेविक में विभाजित हो गई, जिन्होंने रूसी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है ना। तो 1930 नहीं है, 1903 है, टाइप करने में गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ भी देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशंस। ऑल दैट टाइम रशियन वाज रूल्ड बाय जार निकोलस द्वितीय। ठीक है ना। रोमनो डायनेस्टी है। द जार, ये जार नहीं, गलत है, जार की स्पेलिंग आप लिखेंगे TS, ये वाला सही है, TSARS ऑफ रशियन वेयर ऑटोक्रेसी रूलर्स एंड प्रेजेंट, मतलब इसमें आपको देखना है कि रूलर्स एंड, ठीक ना, एक्सिक्यूट एंड tortured most of the people of the state. His wife of Jarnia Alexandra, इनकी वाइफ अलेक्सांद्रा है। His inferior advisor especially of hypothetical monk names of the, क्या था, रासपुतिन। तो इनके द्वारा क्या किया गया कि जो मोनार्ची है वो अनपॉपुलर हो गई, यानी मोर पॉपुलर। द रशियन पब्लिक इन्फ्लुएंस द आइडियाज थिंकिंग एंड राइटर इन्फ्लुएंस प्रोविजंस, उस समय के जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनसे प्रभावित हो गई। और इसमें मुख्यतः किसका, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई, किससे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर। कब, 1898 में। विच स्प्लिट इनटू फैक्ट्रीज इन बोल्शेविक एंड मोन्शेविक। ठीक ना। मतलब इसमें है फैशंस है, तो ये बदल देना है, 903 कर लेना है, यहाँ पर 930 टाइप हो गया है। ओके, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तर पर भिन्न थी। ठीक है ना। तो इन व्हाट वे वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशियन डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री इन यूरोप। ठीक ना, बिफोर 1917। देखिए इसमें हम बता देते हैं, इंग्लिश वाला आप लिख लेंगे। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। पीछे बताया गया 85% पॉपुलेशन अपने लिवहुड के लिए, यानी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश, इसको देश कर लेंगे, देश में खेती पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि फ्रांस में था, यानी फ्रांस में 40-45% से ज़्यादा नहीं था। दूसरा डिफरेंट देखेंगे, जारशाही के शासन में किसान, सामंत और नवाब बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। कई जगह जमींदारों की हत्याएं की गई थी। वहीं फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में ब्रितानी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। ओके। थर्ड है, किस प्रकार से डिफरेंट हैं, तो रूसी किसान यूरोप के किसानों से एक लिहाज से और भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन बांटता था। ओके, तो आप लोग ये कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर दोनों बताएंगे तो। थर्ड नंबर, 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया, तो वही फरवरी की क्रांति टोटल लिखनी है, फरवरी की क्रांति के बारे में। तो सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थे। उस साल ठंड भी ज़्यादा पड़ गई, कोहरा बर्फबारी भी हो गई। फरवरी तक मजदूरी इलाकों में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी आ गई।
और संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि उनकी निर्वाचित सरकार बची रहे क्योंकि लगातार राजा ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ भी वही बताया गया है 1970 कैपिटल पुर्तगाल वाज इज़ वेरी बैड कंडीशंस। क्यों? क्योंकि कोल्ड की वजह से यहाँ पर कोल्ड इवन मोर सेवर्स, ठीक है ना, फायर फॉग एंड सैंडफॉल। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर फूड की शॉर्टेज आ गई, ठीक है, द लेबर एरिया में। तो पार्लियामेंट की क्या बात थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स थे वो लोग चाह रहे थे, राजा जो है ड्यूमा को भंग करने का प्रयास कर रहा था तो उसे बचाने में प्रयासरत थे। अब यहाँ आते हैं, इसी बीच 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। अगले दिन यानी कि उसके नेक्स्ट 24 फरवरी को 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, जिनमें से अधिकांश का नेतृत्व तो औरतें कर रही थी। इसलिए स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 फरवरी यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर से 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो वही है, यहाँ भी बताया गया कि लाक वाज डिक्लेयर फैक्ट्री, ठीक है ना, ऑन 22 फरवरी। दिस नेक्स्ट 24 फरवरी 15 फैक्ट्रीज डिक्लेयर स्ट्राइक्स। अधिकांश में वुमेन लीडिंग कर रही थी बिफोर, इसीलिए क्या किया गया, इसे इंटरनेशनल वुमेन डे घोषित कर दिया गया। अगला है कि इसके बाद क्या हुआ, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त ही कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में नेवा नदी के बाएं तट मतलब रिहायशी इलाका जहां कुलीन सामंत राजा रहते थे, पहुंच गए। 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया और रोटी, तनख्वाह, काम के घंटे में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने लगे। तो वही है 25 फरवरी गवर्नमेंट, ठीक ना, स्कैड ड्यूमा को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ कि 26 फरवरी को लार्ज नंबर ऑफ द मतलब जो प्रोटेस्टर हैं वो गैदरिंग टू द नेवा रिवर, यानी नेवा रिवर लेफ्ट बैंक ऑफ द नेवा रिवर, ठीक है। ऑन 27 फरवरी अटैक द पुलिस हेडक्वार्टर। इसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग राइजिंग, कुछ रोटी, सैलरी, लैक ऑफ वर्किंग हावर एंड डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करने लगे। ये है, सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने हेतु घुड़सवार सैनिक टुकड़ी भेजे, किंतु यह प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करते हुए खुद ही क्रांतिकारियों के साथ हो गए। उसी शाम को सिपाही और मजदूरों ने मिलकर सोवियत और परिषद का गठन कर लिया। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया तो सैनिकों के कमांडर ने जार को सलाह दी कि अब वह गद्दी छोड़ दें। उस कमांडर की बात को मानकर 2 मार्च 1917 को राजा ने गद्दी छोड़ दिया। इसी के साथ रूस से जारशाही शासन का अंत हो गया। तो ये 2 मार्च जूलियन कैलेंडर से है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से क्या होगा, 15 मार्च को होगा। ओके, तो यही है, द गवर्नमेंट सेंट ट्रॉप ए कैलवेरी टू कंट्रोल देम बट ज्वाइन द रिवोल्यूशनरीज रिफ्यूजिंग टू शॉट एट ए प्रोटेस्टर। सेम यूनिंग, यानी उसी यूनिंग को क्या हुआ, सोल्डर एंड लेबर ने मिलकर सोवियत या काउंसिल को बना लिया। नेक्स्ट डे जो है, एक जो डेलीगेशंस है वो राजा से मिलने गया, लेकिन उनके राजा के कमांडर ने उन्हें स्पेशल सलाह दी, मतलब सोल्डर एडवाइस दिया कि जार को अब गद्दी छोड़ देना चाहिए। और उस कमांडर की एडवाइस को मानते हुए 2 मार्च 1917 यानी 2 मार्च 1917 को उन्होंने क्या किया कि गद्दी छोड़ दिया और यहाँ से जो जार एम्पायर रूल था वो समाप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन आ गए हम लोग, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी की क्रांति की प्रमुख घटना प्रभाव लिखिए, दूसरी सूची में अक्टूबर की घटना। यानी कि हमें 2 टेबल बनाना है, एक में फरवरी रिवोल्यूशंस की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं और एक में अक्टूबर रिवोल्यूशंस का। तो पहले हम लोग फरवरी का देखेंगे। फरवरी क्रांति की प्रमुख घटना और प्रभाव। अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभाव जो है एक एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, प्रभाव क्या हुआ। फर्स्ट नंबर देखें, 22 फरवरी, इसको आप पढ़ चुके हैं, समझ भी आएगा। 22 फरवरी 1970 को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी, ठीक है ना, लॉक्ड वाज डिक्लेयर फैक्ट्री ऑन राइट बैंक, ठीक है ना।
जिसके समर्थन में 24 फरवरी को 50 फैक्ट्रियों की मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इन सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स अबाउट 15 फैक्ट्री डिक्लेयर द स्ट्राइक ऑफ 24 फरवरी। थर्ड नंबर, 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, यानी गवर्नमेंट डिसमिस द ड्यूमा। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या बाएं तट, सॉरी इसको बना लीजिएगा, बाएं तट के इलाके में पहुंच गई। ऑन 26 फरवरी ए लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटेस्ट गैदरिंग इन द एरिया ऑफ, इसे आप ये बे बीच लिखा है, इसे आप लोग लिख देंगे लेफ्ट एरिया, ठीक है ना, ठीक है ना, तट नहीं लगाएंगे, लेफ्ट साइड लिख दीजिएगा, इसे चेंज कर लीजिएगा लेफ्ट साइड। अगला है 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया। ऑन 27 फरवरी दे अटैक द पुलिस हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रॉयड देम। 6 क्या हुआ, 2 मार्च को निकोलस द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ दी, यानी 2 मार्च निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, ने गद्दी अपनी हटा दी। अब फरवरी की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जारशाही के शासन का अंत हो गया, यानी रिजल्ट है एज ए रिजल्ट ऑफ फरवरी रिवोल्यूशन जार एम्पायर रूल्ड फ्रॉम रशियन कम टू एंड। अब हम लोग अक्टूबर की घटना के बारे में देखेंगे। तो अक्टूबर में हम लोग देखेंगे अक्टूबर की घटना के बारे में, अक्टूबर की घटना और उसके प्रभाव के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे सितंबर में बोल्शेविकों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू की। सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया, ठीक है ना, यानी सितंबर में क्या किया गया, बोल्शेविकों ने इसके लिए डिस्कस करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना, द बोल्शेविक प्रेजेंट इन द आर्मी एंड फैक्ट्री सोवियत वेयर असेंबल्ड, सबको इकट्ठा करना शुरू किया। 16 अक्टूबर 17 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को किस लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, यानी कि ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन, ठीक है ना, परस्यूडेड द पेट्रोग्राद सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू सीज पावर्स, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए राजी कर दिया। थर्ड नंबर, लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन भी किया गया, यानी ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरीज कमेटी ऑफ फॉर्मेड बाय द सोवियत लीडरशिप ऑफ, कौन था, लियोन ट्रॉट्स्की। आपसे पूछा जा सकता है सैनिक क्रांतिकारी समिति का लीडर कौन था, तो लियोन ट्रॉट्स्की। फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू होता है। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ जाता है और अंतरिम सरकार के सभी मंत्री आत्मसमर्पण कर देते हैं। ओके, 24 अक्टूबर 1970 रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन द इवनिंग, द एंटायर सिटी फेल अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है ना, कम्युनिटी एंड ऑल मिनिस्टर जो थे वो अंतरिम गवर्नमेंट एंड सरेंडर्ड। 5 नंबर पे क्या होगा, जब सरेंडर हो जाएगा। इस क्रांति के परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि पेट्रोग्राद में, ओके में कर लेंगे, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया गया और लेनिन को यहाँ का इस सरकार का लीडरशिप दिया गया। ओके, तो कुल मिला के क्या है इसमें कि बोल्शेविक एंड ए गवर्नमेंट वाज फॉर्मेड, लीडर लेनिन। हो गया। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर की क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से चेंजिंग किए। आपको पढ़ाया गया है, तो अक्टूबर की क्रांति के बाद कौन कौन से चेंज है, तो फॉलोइंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन मेजर चेंज वेयर मेड बाय बोल्शेविक फिश एज आर फॉलो। पहली चेंजिंग क्या है कि बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे, यानी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। इसलिए निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करके राज्य में उत्पादन के साधनों का नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी कि जो सिस्टम ऑफ जो बोल्शेविकों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी इन मतलब इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर देम ऑफ द प्रोडक्शन इन द स्टेट। नेक्स्ट, ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकार अपने हाथों में ले लिया। द गवर्नमेंट टुक ओवर मोस्ट द इंडस्ट्री एंड बैंक्स बाय नेशनलाइजिंग देम बाय नवंबर 1970।
थर्ड नंबर क्या किया, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, यानी जो लैंड था उसे सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। किसानों को सामंतों के जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी, यानी जो फार्मर्स वेयर गिवन एन ओपन फ्रीडम टू ऑक्युपाई द लैंड ऑफ द फेडरल लॉर्ड्स। ठीक है। अगला चौथा, शहर में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए और उन्हें जरूरतमंद बेघर लोगों को रहने के लिए जगह दे दी गई, यानी इन सिटीज द बोल्शेविक गिव टू इनफ लैंड फॉर द लैंडलॉर्ड्स टू मेक स्मॉल पार्ट्स ऑफ देयर बिग हाउस एंड दे वेयर गिवन ए नीडलेस होमलेस पीपल टू लिव। 6, छठवां चेंज क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी, यानी बोल्शेविक पार्टी रिनेम्ड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अगला, अभिजात वर्ग को जो पदवियां, पुरानी पदवियों का इस्तेमाल करते थे उस पर रोक लग गई, यानी द यूज ऑफ ओल्ड फैसेस, मतलब इसमें फ्रेसेस कहें या उपाधियां कहें, बाई द टाइटल वाज प्रोहिबिटेड, मतलब प्रोहिबिटेड, उन पर रोक लग गई। अगला, सेना और सरकारी अफसर की वर्दियां बदल की गई और एक सोवियत टोपी यानी बुदियोनोक्वा का चुनाव किया गया, यानी द यूनिफॉर्म आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल चेंज। ओके, चलिए छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, इन पे हम बात करेंगे। हमने एक दो पॉइंट बढ़ा दिया है, उसको भी आप लोग देख लेंगे इसी में। निम्नलिखित में इसके बारे में संक्षेप में लिखना है। कुलक, ठीक है, रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, यानी द रिच फार्मर्स इन रशियन वेयर कॉल्ड कुलक। कोलखोज क्या है, ये हमने बढ़ा दिया है, एक्सरसाइज के अलग से है। रूस में सामूहिक खेतों को कोलखोज कहा जाता था, यानी कल्टिवेटिव फॉर्म्स इन रशियन वेयर कॉल्ड कोलखोज। आगे ड्यूमा, जानते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं। 1905 की क्रांति के पश्चात एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद यानी ड्यूमा का गठन किया गया। इसे रूस की प्राचीन संसद भी कहा जाता है। इलेक्टेड कंसुलेटेड पार्लियामेंट और ड्यूमा वाज फॉर्मेड आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशंस। इट इज आल्सो कॉल्ड द एशियन पार्लियामेंट ऑफ रशिया। अगला है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, उनकी कंडीशंस बतानी है। तो आपको पीछे पढ़े हैं थोड़ा सा। 1914 में फैक्ट्री महिलाओं की संख्या लगभग 31% होती थी। उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, वेतन कम दिया जाता था। एक पुरुष हटा दीजिएगा। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा एक तिहाई या आधे आधा या एक तिहाई वेतन मिलता था। आधे से तीन चौथाई तक वेतन पाती थी। 24 फरवरी 1917 को फैक्ट्री की महिलाओं ने हड़ताल किया था और उसी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पीछे आपको बता दिया गया है, तो यहाँ देख लेंगे। 1914 वुमेन एक्यूरेट 31% ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बट वेयर पेड लेस, यानी जो मेल थे उनकी अपेक्षा उनको कम पेड होता था, या तो हाफ से लेकर कहाँ तक थर्ड फोर्थ 1/3 तक इनको पेड किया जाता था। ठीक है ना। सैलरी मेंस 24 फरवरी 97 वुमेन लीड फैक्ट्री वर्कर्स, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब आते हैं लिबरलिज्म या उदारवादी। आपको 3 चीज बताए थे, एक उदारवादी एनसीईआरटी में दिया है, 2 हमने अलग से दे दिया है। एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। उदारवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, यानी जो वंश आधारित शासन है इसके विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासक और अफसरों के प्रभाव से मुक्त सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार चलाएं, यानी रिबलर्स वेयर अपोज टू द अनरेस्ट्रेन्ड पावर ऑफ द डायनेस्टी बेस्ड रूलर वाज फेवर ऑफ द पोलिटिसिंग द राइट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर द गवर्नमेंट। ओके, दिस ग्रुप वेयर इन फेवर of a elected government based on representation which would
rule in accordance with the law established by a well-trained and well-educated judiciary free from influence of rulers and officers। आगे इसी का है, यह लेकिन इतना तो है लेकिन यह लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों? यह लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक नहीं थे। ये चाहते थे संपत्तिशाली लोग ही मतदान करें, यानी कि एक प्रकार से कहें तो ये नॉट डेमोक्रेटिक थे, क्योंकि यह यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के फेवर में नहीं थे। ये चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं वही लोग सिर्फ क्या करें, वोटिंग करें। रेडिकल्स की बात करते हैं। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी में बहुमत के समर्थक, मेजॉरिटी के समर्थक थे। बहुत सारे लोग महिलाओं के आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत यह बड़े जमींदार और उद्योगपतियों के विशेषाधिकार के विरोधी थे। कोई उन्हें विशेष प्रिविलेंस नहीं मिलना चाहिए। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, ये यहाँ से इनका स्पेशल है। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति संकेंद्रण के विरोधी थे। देखते हैं आगे। यहाँ कहा जा रहा है कि रेडिकल ग्रुप्स वेयर फेयर ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सपोर्टेड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, यानी जो उस ऐसे राज्य के सपोर्टर थे जिसमें मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, ठीक है ना। मेनी दिस पीपल वेयर आर सपोर्टेड वुमेन, बहुत थे जो वुमेन सफरेंस मूवमेंट्स, महिलाओं के मताधिकार के लिए आंदोलन के समर्थक थे, यानी वुमेन सफरेज मूवमेंट्स के सपोर्टर थे, ठीक है ना। इसके अलावा अनलाइक इन द मतलब ये रिबलर्स के विरोधी थे। क्यों? अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ प्रोविजंस इंजॉय द वीक लैंडलॉर्ड्स एंड इंडस्ट्रियल, यानी किसी भी प्रकार के प्रिविलेंस के विरोधी थे। ही वॉज नॉट अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोधी नहीं थे, बट वॉज अपोज टू द कंसर्नेशन वॉज वेल्थ प्रोसेस्ड बाई ओनली ए फ्यू पीपल, कुछ लोगों के पास संपत्ति के विरोधी थे केंद्रण के। रूढ़िवादी भी देख लेते हैं, बताया गया था आपको। तो रूढ़िवादी क्या है? 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर से परिवर्तन के विचारों के विरोधी थे। रूढ़िवादी कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये भी बदलाव को स्वीकार करने लगे थे। 19वीं सदी के तक आते आते यह मानने लगे थे कि अब कुछ परिवर्तन होने चाहिए, परंतु वो चाहते थे परिवर्तन इस प्रकार हो कि उनके अतीत का सम्मान बचा रहे, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। यानी 18वीं सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव थे वो जनरली अपोज आइडियाज ऑफ द चेंज, किसी भी प्रकार के चेंज के विरोधी थे। बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? कंजर्वेटिव जो है एक्सेप्ट करने लगे चेंजिंग को। 19वीं सेंचुरी तक मतलब ये लोग महसूस करने लगे, दिया है बिलीव दैट सम चेंज हैड बिकम नेसेसरी, यानी मानने लगे कि कुछ चेंजिंग अनिवार्य है। लेकिन ये मानते क्या है कि हॉनर ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट को, अतीत को बचाते हुए या बिना परिवर्तित करते हुए, यानी द कंप्लीटली रिजेक्ट द पास्ट, पूरी तरह से पास्ट को नहीं रिजेक्ट करना चाहिए। तो डू नॉट गो एंड ए प्रोसेस टू चेंज स्लो, साथ में चाहते थे जो चेंजिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। अगला है स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम, इसके बारे में जानते हैं। स्टालिन का मानना था कि अनाज की कमी को हम सामूहिकरण के द्वारा दूर कर सकते हैं। उसने तर्क दिया कि अनाजों में कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को जब सौंपी गई तो किसानों ने हर जगह कब्जा किया, तो खेत क्या हो गए? छोटे छोटे हो गए, जिनमें आधुनिकीकरण से खेती नहीं की जा सकती है। आधुनिक खेत विकसित करेंगे और आधुनिक मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करेंगे, तभी हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यानी इसके माध्यम से सामूहिक खेतों का निर्माण करेंगे। यानी यहाँ स्टालिन बिलीव द स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन कोल्ड बी ओवरकम बाय द, ठीक है ना। ये आपका है कि सामूहिकरण खेती को कहते हैं कलेक्टिविजेशन ऑफ फार्म्स,
ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ही आर्गूमेंट दैट द शॉर्टेज इन ग्रेन्स इज बिकॉज ए फील्ड वेरी स्मॉल। ओके, मतलब इन्होंने कहा खेत छोटे होने के कारण, फिर कहा आफ्टर 1970 जब फार्मर्स को छूट दे दी गई तो इन्होंने कंट्रोल किया, जिसके कारण खेत हैं वो छोटे हो गए और उनमें हम मॉडर्नाइजेशन तरीके से एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इंडस्ट्रियल फार्मिंग तैयार करेंगे और उसमें मॉडर्न फार्मिंग हम लोग करेंगे, ना मॉडर्न तरीके से कृषि करेंगे। ये क्वेश्चन हमने अपने से जोड़ दिया है, इसको आप लोग देखेंगे। खूनी रविवार के रूप में ज्ञात घटना का वर्णन। 1904 में रूस की बात करें कि तो वहाँ की चीज़ों की कीमतें बढ़ी, जिससे वास्तविक वेतन 20% तक गिर गया। हमने पढ़ाते समय बताया था वास्तविक सैलरी। साथ ही 1905 में रूस जापान युद्ध में जापान जैसे छोटे देश से रूस पराजित हो गया तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण रूसी जनता पादरी गैपान के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दी। 9 जनवरी 1905 जूलियन कैलेंडर से और 22 जनवरी 1905 ग्रेगोरियन कैलेंडर से को प्रदर्शनकारी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की तरफ जा रहे थे, तभी जार के इशारे पर सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली की बौछार कर दी। इसमें कई हजार निहत्थे लोग मारे गए। यह दिन रविवार का था, इसीलिए इसे खूनी रविवार की घटना के नाम से जानते हैं। यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है कि इन 1904 इज प्रिंस प्राइजेस टू थिंग्स रॉस टू फास्ट दैट रियल वेजेस 20%। ठीक है ना, प्राइजेस जो थे वो बढ़ गए, जिसके कारण रियल वेजेस क्या हुआ, 20% लेस हो गया। और साथ में 1905 में रशियन जापान वार हुआ, जिसमें रसिया जो है क्या हुआ, जापान से डिफीट कर गया, जिसके कारण लोगों में क्या हुआ, आक्रोश आ गया, यानी कि उनमें जो है रिसेंटमेंट आ गया। ड्यू टू द रशियन पीपल स्टार्ट मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गैपॉन नामक पास्टर से यानी पादरी के नेतृत्व में इन्होंने मूवमेंट शुरू किया। क्या हुआ कि ये सभी लोग क्या किए, मार्चिंग टूवर्ड द प्लेस कॉन्टैक्ट सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है ना, तो यहाँ दिया है वही चीज़ कि जनवरी 905 या 22 जनवरी, आपको वही है, जूलियन कैलेंडर के अनुसार हो जाएगा 9 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अनुसार हो जाएगा 22 जनवरी। इस सोल्डर द जार ओपन फायर ऑन ऑल दिस प्रोटेस्टर, मतलब उन पर फायर कर दिया गया, जिसके कारण जो है बहुत से लोग किल्ड हो गए। और ये दिन कौन था, संडे था, इसलिए इस घटना को हम लोग ब्लडी संडे डे के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसके बाद एक एक्सरसाइज हम और कंप्लीट कराएंगे, थोड़ी सी क्वेश्चंस अधिक हो रहे थे, इसलिए हमने एक्सरसाइज के अलावा कुछ ही क्वेश्चन को शामिल किया है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वीडियो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे।